हेलो फ्रेंड्स, यूनियन बजट 2022-23 ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को ये पार्लियामेंट में ऑलरेडी टेबल कर दिया है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा यूनियन बजट 2022-23। हम देखेंगे कि किस तरह के नंबर्स जो हैं इसमें पेश किए गए हैं, कितना रिवेन्यू होने वाला है, क्या एक्सपेंडिचर होगा, क्या डेफिसिट का ट्रेंड्स हैं, आगे सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या पॉलिसीज और स्कीम्स वो यहाँ पर लेकर के आई हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये बजट होता क्या है। थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देना ज़रूरी है। कुछ बच्चे हैं जो नए हो सकते हैं, जो पुराने हैं उनके लिए भी दोबारा सुनने में कोई नुकसान नहीं है। तो बजट क्या है, आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि बजट इज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सरकार जो है अपनी रिसीट्स का एस्टिमेट देती है कि उसको कितनी इनकम होने वाली है। साथ में वो और क्या बताती है इस बजट में कि उसके क्या एक्सपेंडिचर होने वाला है, वो कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। साथ में कितना डेफिसिट रहने वाला है, कितना रेवेन्यू डेफिसिट होगा, कितना फिस्कल डेफिसिट होगा, कितना प्राइमरी डेफिसिट होगा, ये सब हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में पार्लियामेंट को बताते हैं, उनका कितना एक्सपेंडिचर है, कितनी इनकम है और कितना डेफिसिट होने वाला है। तो क्या सरकार जो है ये क्यों पार्लियामेंट में पेश करती है, क्यों टेबल किया जाता है पार्लियामेंट में? बिकॉज द अल्टीमेट अथॉरिटी रेस्ट विद द पीपल ऑफ द कंट्री। इसीलिए जो पार्लियामेंट में ये बजट जो है वो पेश होता है, क्योंकि पार्लियामेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? पीपल ऑफ इंडिया। इसीलिए फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी जब गवर्नमेंट होती है तो वो बजट को हमेशा पार्लियामेंट में पेश करती है। तो क्या सिर्फ ये रिसीट एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट होता है, इतना ही होता है बजट में? नहीं, बजट क्या है, एक विजन डॉक्यूमेंट भी होता है सरकार का, जो ये बताता है कि सरकार जो है किस डायरेक्शन में देश को लेकर के जाने वाली है या लेकर के जा रही है। उसके लिए वो क्या स्कीम्स और पॉलिसीज लेकर के आए हैं, वो कहां पर पैसा लगाने वाले हैं। क्योंकि ये सब जानना एज अ सिटीजन ये हमारा हक है कि जो सरकार हमने चुनी है वो हमें किधर लेकर के जा रही है, वो हमारे लिए क्या चीजें लेकर के आ रही है जिससे हमें बेनिफिट होगा। तो इसीलिए एक विजन डॉक्यूमेंट भी है। बजट सिर्फ रिसीट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो अ विजन डॉक्यूमेंट जो कि सरकार की एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग को भी दर्शाता है। तो ये सब जो है हम आज के बजट में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जो जो मैंने अभी कहा है वो कैसे इस बजट में आप रियलाइज करेंगे, कैसे उसको बताया गया है। तो सबसे पहले एक ग्लांस, एक बस जो रिसीट्स एक्सपेंडिचर की हमने बात करी थी वो देख लेते हैं कि बजट में क्या क्या एस्टिमेट्स दिए गए हैं। यहां आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में रिसीट्स है और राइट साइड में क्या है, एक्सपेंडिचर है। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? रिसीट्स का मतलब होता है सरकार की जो भी इनकम है। एक्सपेंडिचर मतलब जो भी वो खर्चा करने वाले हैं। और यहां पर देखिए 4 चीजें दी गई हैं। एक तो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर के एक्चुअल्स, 2021-22 के बजटरी एस्टीमेट यानी कि बीई, 2021-22 का ही रिवाइज एस्टीमेट यानी कि आरई, और 2022 का बजटरी एस्टीमेट क्या होने वाला है। तो ये बजटरी एस्टीमेट, रिवाइज एस्टीमेट और ये एक्चुअल्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लीजिए। बजटरी एस्टीमेट का मतलब क्या है? बजटरी एस्टीमेट का मतलब है कि बजट में जितना एक एस्टीमेट बताया गया है, जितना एक अंदाजा लगाया गया है, एक कमिटमेंट किया गया है कि हम इस साल इतना खर्चा करने वाले हैं। ये सरकार जो है ऐसा करने की सोच रही है कि हम इस सेक्टर पर, इस स्कीम पर या इतना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है हम इस साल करने वाले हैं, वो होता है बजटरी एस्टीमेट। रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए 1 अप्रैल से क्या शुरू हो जाएगा, फाइनेंशियल ईयर 2022-23। तो ये फाइनेंशियल ईयर जब थोड़ा सा हो जाता है तो मिड ईयर में क्या करती है सरकार, फिर से एक बार रिव्यू करती है कि अच्छा हम इस साल कितना खर्चा कर सकते हैं, क्या कोई नई जरूरत तो नहीं आन पड़ी है जिसके लिए हमें और ज्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ेगी, कोई नई सर्विस प्रोवाइड करनी है, कोई नई स्कीम लेकर के आनी है। तो सरकार क्या करती है, फिर एक रिवाइज एस्टीमेट पेश करती है कि अब इतना एक्सपेंडिचर होने वाला है,
क्योंकि हमने कुछ नई सर्विसेज ऐड करी हैं या कुछ नया ऐसा काम आ गया है, कोई इमरजेंसी आ गई है, या फिर हो सकता है कि सरकार की इनकम कम हो जाए तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर भी रिड्यूस कर दे। तो मिड ईयर में रिव्यू करने के बाद जो सरकार एस्टिमेट पेश करती है उसको कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट। अब एक्चुअल्स का मतलब क्या है? एक्चुअल्स का मतलब है एक्चुअली में सरकार ने जितना खर्चा इनकर किया, एक्चुअली में कितना उसने एक्सपेंड किया या कितनी इनकम उनकी आई, वो होता है एक्चुअल्स। तो रिसीट्स के बारे में बात करें तो जो 2022-23 का बजटरी एस्टीमेट है रिवेन्यू रिसीट्स का, वो कितना है? अराउंड 22 लाख करोड़। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेटेड है? 17 लाख करोड़, यानी कि अराउंड 39 लाख करोड़ की सरकार जो है उसको रिसीट्स आने वाली हैं, जिसमें से 22 लाख क्या होंगी? आपकी रिवेन्यू रिसीट्स, और बाकी 17 लाख कौन होंगी? कैपिटल रिसीट्स। अब ये रिवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर में 31 लाख करोड़ जो है वो खाली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। वहीं आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो लगभग वो 7.5 लाख करोड़ है। तो ये रिवेन्यू रिसीट्स, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल रिसीट्स, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये टर्म से आप क्या समझते हैं? रिवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है वो सरकार की वो इनकम जो कि रिकरिंग हो या फिर किसी तरह की डेट क्रिएट ना करती हो, उसको कहते हैं रिवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का अगर आप सीधे शब्दों में कहें तो या तो जो चीज आपकी जो एसेट्स है उसको रिड्यूस करती है या फिर वो किसी तरह की डेट होती है, वो होती है कैपिटल रिसीट्स। रिवेन्यू रिसीट जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या है? रिवेन्यू रिसीट्स है। कैपिटल रिसीट जैसे कि बोरोइंग करी, ये सरकार मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है तो उसका जो एसेट था, जैसे मान लीजिए किसी एयर इंडिया को बेच दिया तो एयर इंडिया क्या था? उसके लिए एसेट था, उसने अपने एसेट को बेचा तो उससे जो इनकम आई वो क्या होगी? कैपिटल रिसीट होगी। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? एक मेंटेनेंस के लिए जो दिया जाता है जिससे कोई एसेट्स क्रिएट नहीं होते, वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर से एसेट्स क्रिएट होते हैं जैसे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, ब्रिजेस, है ना, जो फर्दर हेल्प करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, तो वो उसको कहते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपके यहाँ ये कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और आपको ये नंबर्स पता चल गए। ये नंबर्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है ना, कि इस साल जो है फाइनेंशियल 2022-23 में कितना एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार करने वाली है। इस तरह के आपसे पूछा जा सकता है सवाल। मेंस में ये डेटा जो है आपको अपने आंसर को वैलिडेट करने में हेल्प करता है। इसलिए ये नंबर्स, जो भी नंबर्स मैं यहां डिस्कस करूंगा वो इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे जिनको आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। अब बात आती है सरकार जो भी रिसीट्स आ रही हैं या जो सरकार जो एक्सपेंडिचर कर रही है, ये कहां से तो सरकार की इनकम आ रही है, रिसीट्स आ रही हैं, और कहां पर सरकार इसको स्पेंड करती है, ये उसका एक लेखा जोखा है। मान लीजिए सरकार के पास 1 रुपए की इनकम है या 1 रुपए की उसकी रिसीट्स आती हैं, तो उस 1 रुपए में से 35 पैसे कहां से आते हैं? वो उसकी लाइबिलिटीज होती हैं, उसकी बोरोइंग्स होती है, मतलब एक तरह से जो वो कर्जा ले रही है वो होती है बोरिंग और अदर लाइबिलिटीज। उसके बाद 15 पैसे कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, 15 पैसे ही इनकम टैक्स से आते हैं, जीएसटी से 16 पैसे आते हैं, कस्टम ड्यूटी से 5 पैसे, नॉन टैक्स रिवेन्यू से 5 पैसे और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2 पैसे आते हैं। नॉन टैक्स रिवेन्यू का क्या मतलब है? नॉन टैक्स रिवेन्यू की जहां पर वो टैक्स से पैसा नहीं आ रहा है, सरकार की इनकम जो है वो टैक्स से नहीं आ रही है, बल्कि कहां से आती है वो इनकम? जैसे सरकार ने मान लीजिए किसी को लोन दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, सरकार के पास बहुत सारी पीएसयूज हैं तो उनसे जो उसके पास डिविडेंड आता है, तो ये सब क्या है? सरकार की नॉन टैक्स रिवेन्यू इनकम है। नॉन डेट कैपिटल रिसीट, नॉन डेट कैपिटल रिसीट का मतलब जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। अब वहां कोई डेट तो नहीं है, कर्जा तो नहीं है, बट क्योंकि आपकी एसेट कम हो गया इसलिए वो कैपिटल रिसीट है। और कैसी कैपिटल रिसीट है? नॉन डेट क्रिएटिंग। तो वहां से 2 पैसे आते हैं। तो सरकार के पैसे कहां से आते हैं वो आपने देख लिया। अब यहां 1 पैसे से क्या मतलब है? यहां पे 1 रुपए से आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज वाइज भी बोल सकते हैं कि 35% रिसीट जो है सरकार की बोरोइंग से आती हैं, या फिर सरकार की जो 15% इनकम है वो कॉर्पोरेशन टैक्स से आती है। सरकार की 16% इनकम कहां से आती है? जीएसटी से आती है।
आप इस तरह से उसको बोल सकते हैं, एग्जाम में आप उसको यूज कर सकते हैं। प्री में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको लगाइए, सरकार जहां जहां से सरकार के पास रिसीट आती है, तो आपको थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कहां से आता है, उसके बाद कहां से आता है। इसी तरह आप मेंस में भी डेटा यूज कर सकते हैं कि सरकार की बोरोइंग्स जो है अभी भी ज्यादा हैं, या आप कह सकते हैं कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं वो सिर्फ 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। आप इस तरह से आर्ग्यू कर सकते हैं कि उनको बढ़ाने की जरूरत है। इसी तरह अगर आप सरकार के एक्सपेंडिचर की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर सरकार का कहां पे होगा, इंटरेस्ट लायबिलिटीज पे। क्यों? क्योंकि सरकार की बोरोइंग ज्यादा है। अब बोरोइंग ज्यादा है तो उस पर इंटरेस्ट भी भरना पड़ेगा, इसीलिए जो सबसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ता है सरकार को वो कहां करना पड़ता है, इंटरेस्ट पेमेंट में। 20 पैसे अगर सरकार के पास 1 रुपया है तो उसमें से वो 20 पैसे इंटरेस्ट पेमेंट पर खर्चा करती है। उसके बाद जो 17 पैसे हैं वो कहां जाते हैं, जो स्टेट्स का शेयर होता है टैक्सेस और ड्यूटीज का। उसके बाद कहां पे जाते हैं, जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का मतलब क्या है, जिन स्कीम्स में 100% एलोकेशन ऑफ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होता है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, जहां पर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके जो भी उसमें फंड्स की जरूरत होती है उस स्कीम में उसको शेयर करते हैं, वो होती हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। उसमें 9 पैसे सरकार के जाते हैं। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में 8 पैसे, सब्सिडीज में भी 8 पैसे सरकार के जाते हैं। तो इस तरह से सरकार जो है अपने पैसे को स्पेंड करती है। तो अब आपने देखा कि सरकार के पास रिसीट कहां से आती है, पैसा आता कहां से है और वो पैसा कहां जाता है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ नंबर्स जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। जो ग्राफ्स में दिखा रहा हूं ये भी आप बना सकते हैं और इनको आपको कुछ नंबर जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं डेफिसिट के ट्रेंड्स की। ये जो ट्रेंड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्टली जो है वो ट्रेंड के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि क्या हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार कम हो रहा है फ्रॉम दी फाइनेंशियल ईयर 2018-19, है ना। तो इस तरह के ट्रेंड के क्वेश्चन बहुत जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। मेंस में आप इसी डेटा को यूज कर सकते हो अपने आंसर को सब्सटेंशिएट करने के लिए। तो अगर फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ईयर 2020-21 में जो फिस्कल डेफिसिट रहा वो रहा 9.2%। 2021-22 में बजटरी एस्टीमेट था कि 6.8 रहेगा, लेकिन जब सरकार ने रिवाइज एस्टीमेट पेश किया तो वो 6.9% रहा। अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ, इसलिए अभी एक्चुअल नहीं आया कि एक्चुअल फिस्कल डेफिसिट कितना होगा इन दी फाइनेंशियल ईयर 2021-22। वो 31 मार्च के बाद सरकार आपको बता पाएगी। इस साल यानी कि इस फिस्कल ईयर में, फिस्कल ईयर 2022-23 में सरकार कितना एस्टिमेट कर रही है कि उसका जो फिस्कल डेफिसिट है वो 6.4% रहने की उम्मीद है। इसके बाद बात करें आप रिवेन्यू डेफिसिट की। अब मेरे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट, रिवेन्यू डेफिसिट ये तो आपको क्लियर होंगे। फिस्कल डेफिसिट का मतलब टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रिवेन्यू डेफिसिट मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस जो भी इनकम आ रही है फ्रॉम द रिवेन्यू। उसके बाद क्या होता है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब रिवेन्यू डेफिसिट में से जब आप वो ग्रांट्स को माइनस कर देते हो जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को दे रही है फॉर कैपिटल डेवलपमेंट, फॉर डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो उसको जब आप माइनस कर देते हैं तो उसके बाद जो रेवेन्यू डेफिसिट बचता है वो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट हमने देख चुके हैं। अब बात आती है रिवेन्यू डेफिसिट की। तो रिवेन्यू डेफिसिट भी आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, उसका ट्रेंड क्या है, डिक्लाइनिंग है और 3.8% रहने की उम्मीद है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2022-23। इसी तरह से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखें तो वो 2.8% रहने की उम्मीद है और जो आपका प्राइमरी डेफिसिट है वो 2.6% रहने की उम्मीद है। तो ये ट्रेंड आप थोड़ा सा याद रखना और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के नंबर्स है, खास करके फिस्कल डेफिसिट के और रेवेन्यू डेफिसिट के, ये भी आपको याद होने चाहिए। ये आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम देगा।
अब बात करते हैं, ये देख लिया आपने कि रिसीट क्या थे, एक्सपेंडिचर क्या था, डेफिसिट क्या था, जो कि बजट का मोटा मोटा कहना चाहिए जो एम होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको आप पॉलिटी में जो आपने समझा है। अब जैसे मैंने बात की थी कि बजट सिर्फ रिवेन्यू, एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर डेफिसिट्स इन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक सरकार का एक विजन डॉक्यूमेंट भी है। तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि सरकार आगे चल करके कैसे हमें देश को कहाँ इकोनॉमिकली गाइड करने वाली है, वो क्या विजन देश के लिए लेकर के आई है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, तो एस्टिमेटेड ग्रोथ कितनी है, 9.2%। अब ये 9.2% से सरकार क्या हासिल करना चाहती है, सरकार हासिल करना चाहती है डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट के 4 मुख्य पिलर होंगे, 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे। वो पिलर्स क्या हैं, वो पिलर्स हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जो सरकार सबसे पहले करना चाहती है, देन प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन। इंक्लूसिव डेवलपमेंट मतलब क्या, कि जो ये ग्रोथ है इसका फायदा इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सभी सेक्शंस को, इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स को इस ग्रोथ का फायदा मिले। प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट मतलब हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, सो दैट कम रिसोर्सेज में भी हम ज्यादा जो है ग्रोथ को कर पाएं। एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी ट्रांजिशन मतलब कि आज हम अगर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे कि कोल पर निर्भर हैं, ऑयल पर निर्भर हैं, तो हम किस पे ट्रांजिट कर जाए, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जैसे कि सोलर, विंड, हमें इस एनर्जी को जो है मेन स्ट्रीम करना है। क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है, तो हमें अपनी ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट को इस तरह से करना है कि हम उस क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट ना करें, बल्कि कम से कम कंट्रीब्यूट करें उस क्लाइमेट चेंज की तरफ, बल्कि हमारे एक्शंस, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट इस तरह से हो जो कि उस क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करने में हेल्प करे। तो अगर आप गौर से देखें इसको, तो ये एक्चुअली में क्या है, ये जो पार्ट है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, तो ये क्या है, दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ और प्रॉफिट। दिस प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट, जब बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की, इट इज रिलेटेड टू पीपल, कि जो ग्रोथ हो वो इक्विटेबल हो। और ये जो दोनों चीजें हैं, एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन, इट इज रिलेटेड टू आवर प्लैनेट, कि प्लैनेट को कैसे सेफगार्ड करना है, कैसे क्लाइमेट चेंज और इन सब चीजों से बचा जाए। तो ये क्या होता है, जो डेवलपमेंट इन तीनों चीजों का ध्यान रखे, पीपल का भी, प्लैनेट का भी और प्रॉफिटेबिलिटी का भी, उसी को क्या कहते हैं आप, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक्चुअली जो सरकार के पिलर्स हैं, ये एक्चुअली क्या है, सरकार किस तरह का डेवलपमेंट चाह रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये जो 4 पिलर्स हैं, ये हमें कहां लेकर के जाएंगे, टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सरकार का जो है आइडिया है कि जो हमारी ग्रोथ है, जो हम 9.2% चाहते हैं, जो भी आगे ग्रोथ होने वाली है, ये कैसी हो, ये डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 4 पिलर्स होंगे आपके। अब बात करते हैं सरकार के विजन पर, सरकार का क्या ब्लूप्रिंट है, एक लॉन्ग टर्म विजन क्या है। तो सरकार का कहना है कि अब जो है अमृत काल की शुरुआत हो चुकी है। ये अमृत काल वर्ड फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी बार अपनी स्पीच में जो है यूज किया है। इस अमृत काल का क्या मतलब है, अमृत काल का मतलब है ये जो 25 ईयर का पीरियड है, जो 2022 से शुरू होकर के कब खत्म होगा, 2047 में, जब इंडिया अपने इंडिपेंडेंट के 100 ईयर्स जो है वो कंप्लीट करेगा। तो अमृत काल इज एक्चुअली द 25 ईयर पीरियड बिगिनिंग फ्रॉम 2022 एंड एंडिंग in 2047 when Indian independence will turn 100 years। तो ये है अमृत काल, जो कि 25 साल का पीरियड है। अब इस अमृत काल का आप अगर जेनेसिस ढूंढे, तो सबसे पहले जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको, जो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी 2021 की, इसमें यूज किया था उन्होंने। और उनका क्या विजन था इस अमृत काल को लेकर के, उनका विजन था कि जो आगे डेवलपमेंट हो, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो,
और जो आज हमारे बीच में जो कहना चाहिए एक डिवाइड है, डेवलपमेंटल डिवाइड है बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, बिटवीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल, बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, ये सब दूर हो और एक ऐसा अमृत काल आए जब तक हम 100 साल के हों, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, तो हम एक डेवलप्ड कंट्री वाला स्टेटस हो, जो ये डिवाइड है ये खत्म हो जाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो है ये गोल्स बनाए गए हैं कि ये अगले 25 साल के हमारे गोल क्या होने चाहिए। तो जो पहला गोल है वो क्या है, फोकस ऑन ग्रोथ एंड ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर, कि आप ग्रोथ पर भी फोकस करिए और साथ साथ किस पे, इंक्लूसिव वेलफेयर पे भी। मतलब कि वो ग्रोथ का अगर सब तक फायदा पहुंचाना है तो आपको लोगों के वेलफेयर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि उनकी हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा। सेकेंड इज प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी एनेबल्ड डेवलपमेंट, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उनका हमें ऑप्टिमल यूज करना है और साथ में कैसा करना है, अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंटल पाथ को कैसा बनाना है जो कि क्लाइमेट फ्रेंडली हो, जो कि एनर्जी कम यूज करे। वर्चुअस साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन सब चीजों के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो सरकार अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट शुरू करेगी और वो क्या करेगी, वो क्राउड इन करेगी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। तो ये जो अमृत काल के पीरियड में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ये मेजरली आएगा किससे, प्राइवेट सेक्टर से, बट इसकी शुरुआत होगी और जो प्रमोट करेगा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को वो होगा पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्राउड इन का मतलब क्या है, क्राउड इन का मतलब है कि जब सरकार इन्वेस्ट करेगी, पैसा लगाएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी, तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका भरोसा बढ़ेगा, है ना, हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ होगी, प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, तो प्राइवेट सेक्टर भी फिर अपना पैसा लेकर के इन्वेस्ट करेगा। इसका मतलब होता है क्राउड इन, कि वो उसको एनकरेज करेगा, प्रमोट करेगा प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को। अब इस अमृत काल में हमारी क्या प्रायोरिटीज होने वाली हैं कि हम ये गोल्स जो है वो अचीव कर पाए, तो हमारी 4 प्रायोरिटीज होने वाली हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी पीएम गति शक्ति। सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए इंक्लूसिव डेवलपमेंट। थर्ड है प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन। चौथी प्रायोरिटी है हमारी फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये 4 प्रायोरिटीज हैं, इन चारों चीजों पर हमें फोकस करना है सो दैट ये जो गोल्स हमने रखे हैं अपने सामने ये हम अचीव कर पाए। तो हम एक एक करके जो है इन प्रायोरिटीज को देखने वाले हैं। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, पीएम गति शक्ति। ये पीएम गति शक्ति क्या है, पीएम गति शक्ति एक नेशनल मास्टर प्लान है। ये किस चीज का मास्टर प्लान है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। अभी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रोड्स की बात करें, रेलवेज की बात करें, या फिर और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, है ना, पाइपलाइंस होती हैं, गैस पाइपलाइंस होती हैं, तो हर ये डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के अंडर आते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स है, हर मिनिस्ट्री का अपना सब्जेक्ट मैटर है। तो क्या होता है कई बार कि हम जो मिनिस्ट्रीज हैं वो सिलोज में काम करती हैं। पता चला अभी यहाँ पर सड़क खोद के गई, यहाँ पे एक पाइपलाइन बिछाई, फिर जो है सड़क बना दी, फिर 15 दिन बाद पता चला फिर से कोई और मिनिस्ट्री आ रही है, उसको कोई और काम करवाना है। तो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता, कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो कई बार उसकी वजह से डिले होते हैं, रिसोर्सेज का जो है ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं होता, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है। तो इसीलिए क्या बनाया गया है, एक नेशनल मास्टर प्लान बनाया गया है जो कि डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन लेकर के आएगा, जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको रिड्यूस करेगा और एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया को प्रोवाइड करेगा। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट का क्या मतलब है, लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है जब चीज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर के बीच में जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जब कोई प्रोडक्ट जो है एक बार फैक्ट्री में बन गया तो उसके गेट से निकलने तक, कंज्यूमर के हाथ में जाने तक, उसके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो क्या फॉर्म करती हैं, वो फॉर्म करती हैं, दे आर पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, मटेरियल मैनेजमेंट हो, हैंडलिंग हो, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, ये सब क्या है, ये लॉजिस्टिक्स का पार्ट है। तो इंडिया में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो अराउंड 13% ऑफ जीडीपी है, जबकि अगर आप जापान की बात करें, यूएसए की बात करें तो वो अराउंड 6 to 8% है। तो हमें भी जो है अपनी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है, सो दैट
हमारे जो प्रोडक्ट्स का बाद में जो प्राइसिंग है वो कॉम्पिटिटिव हो और हमारे एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। तो ये पीएम गति शक्ति को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या करने वाली है? पीएम गति शक्ति के मेजर 7 ड्राइवर्स हैं। 7 मतलब 7 चीजों पर फोकस करना है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों पर पीएम गति शक्ति जो है वो फोकस करेगा। अगर आप बात करें किसकी, कि रोड्स की बात करें, तो सबसे पहले जो है 25,000 किलोमीटर की नेशनल हाईवेज हम बनाएंगे 2022-23 में। अकेले एक साल में 25,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज जो है वो बनाने हैं। एक यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे कि डेटा एक्सचेंज में आसानी होगी। रेलवेज को कोई डेटा चाहिए, रोडवेज को कोई डेटा चाहिए, कोई प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर है उसको डेटा चाहिए कि इंडिया में कितनी रोड्स बन गई हैं, कितना खर्चा आ रहा है पर किलोमीटर की रोड बनने पे, तो वो सारा एक ही पोर्टल से आपको अवेलेबल हो जाएगा। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होंगे पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क एस्टेब्लिश होने वाले हैं इन 2022-23 में। इंटीग्रेशन ऑफ पोस्टल एंड रेलवे नेटवर्क, रेलवे नेटवर्क को और पोस्टल नेटवर्क को इंटीग्रेट किया जाएगा सो दैट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है वो इंप्रूव हो सके। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट को प्रमोट किया जाएगा। 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन, 400 नई वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलाई जाएंगी। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान एज सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल रोड, जो हिली एरियाज हैं उन हिली एरियाज में रोड्स बनाने की जगह किसको प्रमोट किया जाएगा? रोपवेज को प्रमोट किया जाएगा। जो स्कीम का नाम दिया गया है ये क्या होगा? पर्वतमाला, क्योंकि रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को काटना पड़ता है जिसकी वजह से क्या होता है? डिजास्टर रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए वहां पर रोपवेज को प्रमोट किया जाएगा फॉर दी कनेक्टिंग डिफरेंट प्लेसेस। तो ये सारी चीजें जो है पीएम गति शक्ति के अंतर्गत होने वाली हैं। सरकार ये चीजें करने वाली है। अब जो सेकंड चीज थी वो क्या था कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में सबसे पहली चीज जो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्यों लिया गया है? सरकार ने एग्रीकल्चर पे क्यों फोकस किया है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। अबाउट हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। तो इसलिए इस सेक्टर का डेवलपमेंट जो है वो बहुत जरूरी है अगर आपको इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है। तो जो सबसे अच्छी बात हमारी एग्रीकल्चर की रही है कि डिस्पाइट पैंडेमिक शॉक 2020-21 में भी और 21-22 में भी ये नेगेटिव जोन में नहीं गई है बल्कि पॉजिटिव जोन में ही रही है। 2020-21 में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था? 3.6% और 2021-22 में 3.9%। मतलब हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसकी जो वैल्यू है वो लगातार इंक्रीज हुई है डिस्पाइट पैंडेमिक। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात थी। तो इस सेक्टर के लिए सरकार ने क्या क्या करने वाले हैं जो कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। तो यहां पर सबसे पहली बात क्या है कि एमएसपी दिया गया है। सरकार कह रही है कि 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 163 लाख फार्मर्स। केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को। प्रमोटिंग पोस्ट हार्वेस्ट वैल्यू एडिशन, कंजम्पशन एंड ब्रांडिंग ऑफ मिलेट प्रोडक्ट्स। जो ईयर 2022-23 है ये ईयर ऑफ मिलेट्स भी है। तो इसीलिए क्या होगा, ये जो मोटा अनाज होता है मिलेट्स, ज्वार, बाजरा, इनको प्रमोट किया जाएगा। इनके प्रमोशन के लिए क्या होगा, इनमें वैल्यू एडिशन होगा, लोगों में अवेयरनेस जगाई जाएगी कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है, इनको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। डिलीवरी ऑफ डिजिटल एंड हाईटेक सर्विसेज टू फार्मर्स इन पीपीपी मोड। अभी एग्रीकल्चर को क्या जरूरत है? नई नई टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। तो वो टेक्नोलॉजी जो है फार्मर्स तक पहुंचाई जाएंगी इन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में। किसान ड्रोन्स का यूज होगा। ये ड्रोन्स किस में हेल्प करेंगे? क्रॉप के एस्टिमेशन में, कितनी क्रॉप होने वाली है, पेस्टिसाइड्स के स्प्रे करने में हेल्प कर सकते हैं, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स में हेल्प करेंगे आपको। तो ड्रोन्स का इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर को जो है मॉडर्नाइज करने की कोशिश की जा रही है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उससे क्या होगा, अराउंड 9 लाख फार्मर्स को जो है वो लाभ मिलेगा। और ऐसे 5 और इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट हैं
जिससे क्या होगा कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज हैं वो इंप्रूव होंगी और उससे जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो और इंप्रूव होगी। उसकी वजह से जो किसानों की इनकम है वो इंप्रूव होगी। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो सेकंड आइटम है वो क्या है? एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। हम कहते हैं इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ हुई है या इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ कुछ ही लोगों को मिला है। वो क्यों मिला है? क्योंकि जो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में हम काफी पीछे रहते हैं, है ना। हमारा ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है, हमारी जो क्वालिटी एजुकेशन है वो नहीं है, स्किल डेवलपमेंट में हमारा ध्यान नहीं है। सिर्फ 2% लोग ही क्या है? स्किल्ड है हमारी लेबर फोर्स। ओनली 2% ऑफ आवर लेबर फोर्स इज स्किल्ड। तो यहां पर क्या काम सरकार करने वाली है, यहां पर क्या स्कीम्स लेकर के आई है, क्या स्टेप्स लेंगे? सबसे पहली बात है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन को हर एक तक पहुंचाना है। और कैसी एजुकेशन को? क्वालिटी एजुकेशन को। सिर्फ क्वांटिटी में नहीं कि प्राइमरी स्कूल्स हर गांव में खुल गए और बच्चों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, सिंपल अरिथमेटिक नहीं कर पाते हैं, बट उनको क्वालिटी एजुकेशन भी मिलनी चाहिए। तो उस क्वालिटी एजुकेशन को हर एक तक पहुंचाया जाए, उसके लिए सरकार क्या स्टेप्स लेने वाली है? 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल्स। आपने ये स्वयं प्रभा का नाम सुना होगा, जिसके जरिए क्या है? सरकार जो है दूर दराज, रिमोट एरियाज, आइलैंड एरियाज, हिली एरियाज में भी पहुंच रही है, बच्चों तक पहुंच रही है, स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन जो है उनको घर बैठे मिल सके। तो ये जो DTH चैनल्स हैं ये कितने हो जाएंगे? बढ़कर के 200 चैनल जो है सरकार करने वाली है। वर्चुअल लैब्स एंड स्किलिंग ई लैब्स टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। 750 वर्चुअल लैब्स एस्टेब्लिश की जाएंगी जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगी, प्रमोट करेंगी, बच्चों को मजबूर करेंगी कि वो सोचें, जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें, उसके लिए फिर नए सॉल्यूशंस लेकर के आए। बच्चों को क्या बनाना है? प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है। इसी तरह क्या होगा? स्किलिंग ई लैब्स वो क्या प्रमोट करेंगी? स्टिमुलेटेड लर्निंग एनवायरनमेंट। कि मान लीजिए किसी को कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझाना है तो उसका एक स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, उसके ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे वो सही में किसी ट्रांसफार्मर पर काम कर रहा है या किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसी रियल कंडीशंस उसको बना करके दिए जाएंगे, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट ऐसा बनाया जाएगा सो दैट वो ज्यादा अच्छे से समझ पाए। A digital university will be established with world class quality universal education। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी सरकार एस्टेब्लिश करने जा रही है। हाई क्वालिटी ई कंटेंट विल बी डिलीवर्ड थ्रू डिजिटल टीचर्स। या डिजिटल टीचर्स का मतलब है कि जो कि नई टेक्नोलॉजी का अच्छे से यूज कर पाए, जो कि डिजिटल स्किल्स में अच्छे हों, तो उनके जरिए क्या पहुंचाया जाएगा? क्वालिटी कंटेंट लोगों तक पहुंचाया जाएगा। स्किल डेवलपमेंट में क्या करने वाले हैं? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड। देश स्टैक ई पोर्टल विल बी लॉन्च्ड टू प्रमोट ऑनलाइन ट्रेनिंग। अब सिर्फ जो ट्रेनिंग है ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकली कहीं जाकर करनी होगी, उस ट्रेनिंग को ऑनलाइन करने के लिए एक नए पोर्टल की शुरुआत होगी, देश स्टैक ई पोर्टल। यानी कि देश का यहां पर मतलब क्या है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड्स। इसी तरह स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाएगा टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति फॉर ड्रोन एज अ सर्विस। जो स्टार्टअप्स हैं खास करके जो ड्रोन्स का यूज कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप ड्रोन्स को एज अ सर्विस प्रोवाइड करो, आप सर्विस प्रोवाइडर बन जाओ, जो कि ड्रोन्स जो हैं वो डिफरेंट चीजों के लिए यूटिलाइज हो सकते हैं। वो आर्मी पर्पस के लिए भी यूटिलाइज हो सकते हैं, बॉर्डर पर निगरानी करने के लिए। जब मान लीजिए कोई डिजास्टर आ जाए तो वहां का एक असेसमेंट करने के लिए कि कितना डैमेज हुआ उसके लिए भी यूज हो सकता है। फिर जैसे दंगे होते हैं, वायलेंस होता है, तब वहां मॉनिटरिंग करने के लिए भी हो सकता है। कोविड टाइम्स में जो लोग जो है रूल्स रेगुलेशंस तोड़ रहे थे उनको नजर रखने के लिए भी ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तो ड्रोन्स के डिफरेंट यूसेजेस निकाले जाएं और स्टार्टअप्स जो है इसमें लीड लें, उनको प्रमोट किया जाएगा। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ बहुत जरूरी है। किसके लिए? इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए। तो हेल्थ केयर सेक्टर में सरकार जो है क्या स्टेप्स लेने वाली है? नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम विल बी रोल्ड आउट। ये क्या होगा? एक यूनिवर्सल एक आईडी बन जाएगा, आपका एक डेटाबेस बन जाएगा, एक यूनिक आईडी के साथ आपका एक पेशेंट का आईडी होगा। उस आईडी पर जो है आपके सारे जो भी
पिछले आपको क्या क्या बीमारियां हुई हैं, डॉक्टर ने क्या क्या चीज़ें प्रिस्क्राइब की गई हैं, आपके क्या टेस्ट हुए थे, उनके टेस्ट का रिजल्ट क्या था। तो एक ऐसा नेशनल डिजिटल हेल्थ डेटाबेस बन जाएगा, और जिसके जरिए जो है आप जब डॉक्टर को जाएंगे तो आपको अपने सारे वो टेस्ट की कॉपियां और सब ये सब नहीं लेके जाने पड़ेंगे। आप क्या है, अपनी आईडी बताइए, डॉक्टर डालेगा, उसके पास सब कच्चा चिट्टा आपका निकल करके आ जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। मेंटल हेल्थ बहुत ही एक बड़ा इशू है और एक नेग्लेक्टेड इशू है जिस पर बहुत अवेयरनेस नहीं है। तो हमारी वेलबींग के लिए हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। उसी को सरकार ने ध्यान में रखते हुए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसके लिए? क्वालिटी काउंसलिंग के लिए, कि लोग आए, बात करें, अपनी जो भी उनके अंदर बातें चल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, तो उनको शेयर कर सकते हैं और उनको एडुकेट जो है काउंसलिंग प्रोवाइड की जाएगी। इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर किसके लिए? मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2 टू बी लॉन्च्ड। ये जो स्कीम्स है किसके लिए हैं? ये वेलफेयर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन। तो इन स्कीम्स को क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। अगर आप बात करें मिशन शक्ति की, तो ये क्या है? मिशन शक्ति में क्या है कि जो भी मेजर स्कीम्स हैं विमेन के लिए, उनको इंटीग्रेट करके एक एम्ब्रेला स्कीम बनाई गई है जिसका नाम है मिशन शक्ति, जो कि सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ विमेन सीख करती है। मिशन शक्ति में कौन कौन सी स्कीम है? जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, पुलिस वॉलंटियर, ये सारी चीजें किस में आती हैं? आपकी मिशन शक्ति में आती हैं। मिशन वात्सल्य क्या है कि बेस्ट ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए ये मिशन वात्सल्य लॉन्च किया गया था, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग शुरू में की जाती है इन्फेंट्स को, वो उनको बहुत सारी इम्यूनिटीज देती है जिसकी वजह से वो हेल्दी होते हैं और बीमारियों से दूर रहते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए मिशन वात्सल्य को लाया गया था। सक्षम आंगनवाड़ी जो है, इनको रीडेवलप किया जाएगा, आंगनवाड़ी को, उनको सक्षम आंगनवाड़ी बनाया जाएगा। पोषण 2 किसके लिए है? न्यूट्रिशन के लिए, विमेन एंड चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन के लिए जो है पोषण 2 अभियान चलाया जा रहा है। तो इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, एक इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर बनेगा। 2 लाख आंगनवाड़ीज टू बी अपग्रेडेड टू सक्षम आंगनवाड़ीज। तो 2 लाख आंगनवाड़ियों को क्या किया जाएगा? उनको रीडेवलप किया जाएगा इनटू सक्षम आंगनवाड़ी। अगर आप बात करें सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 अभियान की, तो उनको कितना बजट एलोकेट हुआ है इस साल? लगभग 20,000 करोड़ रुपए जो हैं इन 2 स्कीम्स को दिए गए हैं। पीएम पोषण अभियान को 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसे मिले हैं, मिशन वात्सल्य को 1400 करोड़ रुपए मिले हैं और मिशन शक्ति को 3,000 करोड़ लगभग दिए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। आपको करना क्या है कि ये बजट में अगर बताया गया है तो आप जाकर के पढ़िए इन स्कीम्स के बारे में, और इस साल की जो बजट एलोकेशन है उसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स में जो जहां पर क्या होता है कि डायरेक्टली इस स्कीम को कितना एलोकेशन हुआ है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इसलिए आप इन स्कीम्स को डिटेल में पढ़िए, कब लॉन्च हुई, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, किस मिनिस्ट्री की हैं, ठीक है। तो ये सब तो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अब आता है वेलफेयर फोकस स्कीम, कि जो सभी के वेलफेयर पर फोकस करती हैं। ऐसी कौन सी स्कीम है? ये भी इंक्लूसिव डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो ऑल इंक्लूसिव वेलफेयर फोकस, कि हम सबके वेलफेयर पर फोकस कर रहे हैं, किसी भी सेक्शन को, ग्रुप को, रीजन को नहीं छूटने देंगे। तो उसमें हर घर नल से जल, यानी कि टैप्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है सभी को प्रोवाइड किया जा सके, उसके लिए 3.8 करोड़ हाउस होल्ड्स को 2022-23 में ही कवर कर लिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कितना पैसा दिया है? 60,000 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं। पीएम आवास योजना जो कि हाउसिंग प्रोवाइड करवाता है, 80 लाख हाउसेस टू बी कंप्लीटेड इन 2022-23, इसके लिए सरकार ने 48,000 करोड़ रुपीस जो है वो दिए गए हैं। एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, पीएम डिवाइन, यानी कि प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। पीएम डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। इसमें क्या होगा? जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो उनके सोशल डेवलपमेंट के लिए इसमें योजनाएं चलाई जाएंगी नॉर्थ ईस्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाई की गई थी 115, उन डिस्ट्रिक्ट्स में
जो आज भी बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, जहां पर डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है, उन पर फोकस करते हुए इस प्रोग्राम को लागू किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, टारगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर लेफ्ट आउट फ्रॉम द डेवलपमेंट गेन्स। ये क्या है? ये जो बॉर्डर विलेजेस है हमारे नॉर्दर्न रीजन में, चाहे आप कह लीजिए कि यूपी का, नेपाल का जो बॉर्डर है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के जो बॉर्डर एरियाज है, जो बॉर्डर विलेजेस हैं, जहां पर कि अभी इतना डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, तो उनके लिए खास प्रोग्राम लाया गया है, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। डिजिटल बैंकिंग बाय पोस्ट ऑफिसेज, 100% ऑफ पोस्ट ऑफिसेज टू कम टू द कोर बैंकिंग सिस्टम। जो कोर बैंकिंग सिस्टम जिसमें आज शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, पोस्ट ऑफिसेज भी इस कोर बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे। तो आप सोचिए कि बैंकिंग सिस्टम की जो रीच है वो कितनी वाइड हो जाएगी, क्योंकि भले सी गांव में किसी में बैंक की ब्रांच नहीं हो, लेकिन पोस्ट ऑफिस जो है जनरली होता है। पोस्ट ऑफिस की जो रीच है वो बैंक से बहुत ज्यादा है। अब जब वो कोर बैंकिंग सिस्टम में आ जाएंगे तो बैंकिंग की जो फैसिलिटीज की जो रीच है, जो अवेलेबिलिटी है, जो एक्सेसिबिलिटी है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, टू सेट अप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स इन 75 डिस्ट्रिक्ट्स में। देश की 75 डिस्ट्रिक्ट्स में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं वो फुल्ली डिजिटल यूनिट्स बनाएंगे, मतलब जो ब्रांच होगी वो फुल्ली डिजिटल होगी। तो ये सब क्या है? ये वेलफेयर फोकस प्रोग्राम्स हैं जो सरकार ने लिए हैं फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। एमएसएमई एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जो फार्मिंग के बाद अगर देखें तो सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। हमारे एक्सपोर्ट्स में बहुत योगदान है। तो एमएसएमई, चाहे एक्सपोर्ट्स की बात करें आप, चाहे आप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, चाहे आप कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करें, एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएसएमई सेक्टर को कैसे भूल जाते? तो एमएसएमई सेक्टर के लिए क्या किया गया है? इंटरलिंकिंग वेरियस पोर्टल्स। अब एमएसएमई की सुविधा के लिए बहुत सारे पोर्टल्स बना दिए गए हैं। असीम पोर्टल है, उद्यमी मित्र पोर्टल है, ई श्रम पोर्टल है। तो अब इन सारे पोर्टल्स को लिंक किया जाएगा, सो दैट अलग अलग पोर्टल्स पर कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए या लेने के लिए ना जाना पड़े, एक ही पोर्टल से आपका काम हो जाए। एक्सटेंडिंग ECLGS विथ फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी एंड रिलेटेड एंटरप्राइजेस, यानी कि जो इमरजेंसी कंडीशंस में जो गारंटी देती है सरकार आपको क्रेडिट देने के लिए, लोन देने के लिए, उसको हॉस्पिटैलिटी और जो रिलेटेड एंटरप्राइजेस हैं उनको एक्सटेंड किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि कोविड सिचुएशन की वजह से जो सबसे ज्यादा जिसको डैमेज हुआ, जिसको नुकसान हुआ, वो था हॉस्पिटैलिटी सेक्टर। तो इस हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करने के लिए सरकार क्या दे रही है? इनके लिए गारंटी दे रही है कि इनको आप लोन दीजिए, बैंक्स को कहेगी इनको आप लोन दीजिए, इनकी गारंटी जो है हम ले रहे हैं। रिवैम्पिंग क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि क्रेडिट CGTMS, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। इसमें क्या है कि एडिशनल 2 लाख करोड़ का लोन जो है एमएसएमई को दिया जाएगा। एक नया प्रोग्राम शुरू होगा, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैंप। ये रोल आउट होगा। इसका क्या मकसद होगा, क्या एम होगा इसका होगा कि इनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाई जाए, इनको ज्यादा रेजिलियंट बनाया जाए कि ऐसा कोविड की वजह से या किसी डिजास्टर की वजह से कोई शॉक आए तो ये उसको रेजिस्ट कर पाएं, ये खड़े रहें मजबूती से, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो, सो दैट हमारे एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज हो। तो उसके लिए रैंप प्रोग्राम लाया गया है। अगर आप बात करें सी, मतलब कि हमारी तीसरी प्रायोरिटी, और तीसरी प्रायोरिटी में बहुत सारे छोटे छोटे सब हेडिंग्स थी। तो उसमें पहला क्या था? प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो इस प्रोडक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, इसमें उनको बताया गया है। तो पहली चीज क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, क्योंकि अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा तो ऑब्वियसली जो है ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट जो है आपके पास आएगा। तो उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या करेंगे? ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस,
जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ों पे क्या गया है, बहुत सारी जो फॉर्म्स कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशन को भरने होते थे, रिटर्न्स भरने होते थे, तो वो अब सेल्फ वेरीफाइड हो गए हैं ना। सरकार आप पे भरोसा करती है, आप पे ट्रस्ट करते हैं कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है, आपको किसी से और से सर्टिफाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सिस्टम थ्रू IT ब्रिजेस। अब मान लीजिए किसी को कोई कंपनी शुरू करनी होती है तो उसको कुछ परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी होती हैं, कुछ चीज़ें उसको स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती हैं। तो क्या किया जाएगा, अब इन सब जो परमिशंस का ये लफड़ा है या उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, तो इन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा कि सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, सो दैट कोई भी आदमी को इतने सारे फॉर्म्स या इतनी सारी प्रक्रिया से, प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो वो समस्या जो है हल हो जाएगी। तो आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो सब आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ परिवेश पोर्टल। परिवेश पोर्टल क्या है कि जहां पर आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ और कोस्टल रेगुलेशन जोन की जो क्लियरेंसेस चाहिए होती हैं, वो सब इकट्ठा जो है आपको परिवेश पोर्टल पर मिल जाती है। तो उसकी जो कवरेज है वो उसको और एक्सटेंड किया जा रहा है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर IT बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। अब हर लैंड पार्सल को एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, सो दैट जो लिटिगेशन में फंसते हैं या मान लीजिए आपको लैंड एक्विजिशन करना होता है तो वहां पर बड़ी दिक्कत आती है, आपको यही नहीं पता है कि इसका सही ओनर कौन है ना। तो इसलिए क्या होगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा हर लैंड पार्सल को। तो आपकी लिटिगेशंस कम हो जाएंगी, आपकी जो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट है वो रिड्यूस होगी, और उसकी वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं या जो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है वो करना इजी हो जाएगा। एस्टेब्लिशिंग CPACE टू फैसिलिटेट वॉलंटरी वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज। ये CPACE एक ऐसा सेंटर होगा जो कि कंपनीज जो भी वाइंड अप करना चाहती हैं, अपने आप को बंद करना चाहती हैं, उनका उस वाइंडिंग अप प्रोसेस को ये इंक्रीज करेगा। क्योंकि अभी जो है इंडिया में लगभग 1 साल से 2 साल तक के करीब वक्त लगता है किसी कंपनी को वाइंड अप करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड को हम रिड्यूस करना चाहते हैं टू 6 months। तो इसलिए इस CPACE सेंटर का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट होगा। ये क्या होगा, सेंटर फॉर प्रोवाइडिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट। उसके बाद क्या है, 5G को प्रमोट किया जाएगा अंडर PLI स्कीम। PLI मतलब प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में प्लीज आप जाकर के पढ़िएगा। तो 5G को प्रमोट करेंगे। ईज ऑफ लिविंग के लिए क्या क्या चीजें करने वाले हैं, क्योंकि ईज ऑफ लिविंग भी बहुत जरूरी है। अगर आपको लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट लाना है तो लोग आकर के रहें आपके यहाँ, उस चीज़ों को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या क्या करने वाली है। इशुएंस ऑफ चिप एम्बेडेड पासपोर्ट। जो आपके पासपोर्ट्स होंगे वो अब चिप एम्बेडेड होंगे, जैसे कि आपके ये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गए हैं, उसमें चिप लगी होती है। इसी तरह से अब आपके जो पासपोर्ट होंगे उसमें भी चिप लगी होगी, और उस चिप से आपकी सारी डिटेल्स जो हैं वो निकल जाएंगी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, इंप्लीमेंटिंग टाउन प्लानिंग प्रोग्राम्स। तो जो बायलॉज हैं उनको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है, जो बेकार लॉज हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको वीड आउट करेंगे। एस्टेब्लिशिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अर्बन प्लानिंग। हमारे अर्बन एरियाज क्या है, बहुत वल्नरेबल है ना। अगर आप देखें कि थोड़ी सी बारिश पड़ जाए तो दिल्ली मुंबई जो है बिल्कुल बह जाते हैं। तो अर्बन प्लानिंग में कहीं ना कहीं हमारी कमी है, तो इसलिए क्या होगा, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे अर्बन प्लानिंग के लिए। तो ये सारी चीजें जो है सरकार करने वाली है फॉर प्रोडक्टिविटी एनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। सेकेंड पार्ट क्या है, सनराइज अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर रहा है। सनराइज सेक्टर्स या सनराइज अपॉर्चुनिटीज क्या है, सनराइज मतलब जो उगता हुआ हो, वो सेक्टर्स जो अभी बहुत आपको प्रोमिनेंट नहीं लग रहे हैं, बट आगे चल करके इनकी ग्रोथ की या इनके प्रोमिनेंट होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये आगे जाके सूरज की तरह चमकने वाले हैं। तो वो कौन से सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं बजट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियो स्पेशियल सिस्टम्स, ड्रोन्स, सेमीकंडक्टर, स्पेस इकोनॉमी, फार्मास्यूटिकल्स, जीनोमिक्स, ग्रीन एनर्जी, क्लीन मोबिलिटी सिस्टम। इसमें क्या करना है, हमें इसमें एडवांटेज लेनी है। जल्दी से इन सेक्टर्स में हमें ग्रोथ चाहिए, क्योंकि अगर हम जितनी जल्दी इन सेक्टर्स में ग्रोथ हासिल करेंगे, जितनी जल्दी इन टेक्नोलॉजीज को अपनाएंगे, उतनी ही जल्दी हम ग्रो कर पाएंगे और बाकी देशों की तुलना में हम
आगे निकल जाएंगे। तो इसके लिए सरकार क्या करने वाली है, सपोर्टिव पॉलिसीज बनाएंगी कि इन सेक्टर्स को सपोर्ट किया जाए। लाइट टच रेगुलेशन, मतलब इनका हाथ मरोड़ने वाली रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे कि इनको बिजनेस करने में दिक्कत आए, इनको ग्रोथ को जो स्टिफल करे, ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे। फैसिलिटेटिव एक्शंस टू बिल्ड डोमेस्टिक कैपेसिटीज एंड प्रमोशन ऑफ R&D विल गाइड दी गवर्नमेंट्स अप्रोच। इन सेक्टर्स में R&D को प्रमोट किया जाएगा। इन सेक्टर्स में क्या होगा, हम इस तरह के एक्शंस लेंगे जो हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी को इंप्रूव करें। हमें ये ना हो कि हमें ये बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही है ये जो टेक्नोलॉजीज है। फॉर R&D और स्पेसिफिकली R&D के लिए सरकार जो है एकेडेमिया, इंडस्ट्री और पब्लिक इंस्टीट्यूशन के साथ कोलैबोरेशन भी करेगी और साथ में इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी करेगी, अपना तरफ से कंट्रीब्यूशन भी देगी। तो ये सनराइज अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए ये स्टेप्स लिए जाएंगे। एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सोलर पावर को ऑलरेडी काफी प्रमोट कर रहे हैं। तो इस सोलर पावर में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम 280 गीगावाट ऑफ इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी हो जाए हमारी 2030 तक। एन एडिशनल एलोकेशन ऑफ 19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एफिशिएंसी मॉड्यूल्स। जो सोलर मॉड्यूल्स हैं वो इंडिया में प्रोड्यूस हों, उसके लिए सरकार अराउंड 20,000 करोड़ 19,500 करोड़ रुपया जो है वो देने वाली है। दूसरी चीज क्या करेंगे, हम सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है कि जब मान लीजिए आप नॉर्मली क्या करते हैं, आप कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, जब वो खराब हो जाती है उसको फेंक देते हैं। लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी का क्या कॉन्सेप्ट है कि आपका जो भी वेस्ट जनरेशन है उसको आप रिड्यूस करोगे, आपका जो भी सामान है आप उसको रिसाइकिल कर सकते हो, आप उसको रीयूज कर सकते हो, आप उसको रिफर्बिश करो, आप रिकवर करो। मतलब आपका जो वेस्ट जनरेशन है वो कम से कम होना चाहिए, और जो वेस्ट जनरेट का हो रहा है उसको आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या आप उसको उससे कोई और चीज बना सकते हैं, क्या आप उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, क्या आप अपनी किस तरह से ये कर सकें कि जो भी हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं किसी भी तरह का वो मिनिमाइज हो सके। वो है सर्कुलर इकोनॉमी, कि कोई वेस्ट जो है इससे बाहर ना निकले। हर चीज क्या हो, कोई प्रोड्यूस हुई है, कंज्यूम हो, उसका जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो फिर से एक नया प्रोडक्ट का रूप ले ले। तो यह है सर्कुलर इकोनॉमी। फोर्थ इज क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट चेंज को ना होने देने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं। ये क्लाइमेट एक्शन को रोकने के लिए, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए हम क्या एक्शंस लेने वाले हैं वो यहां पर बताए गए हैं। ट्रांजिशन टू कार्बन न्यूट्रल इकोनॉमी, मतलब कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस हैं वो रिड्यूस हो पाए और हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएं। कार्बन न्यूट्रल मतलब जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं हम उससे ज्यादा ना छोड़ें। 5 to 7% biomass pellets will be co-fired in thermal power plants resulting in CO2 savings of 38 million metric tons annually। हम क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उससे क्या बनाएंगे, का ये पैलेट्स बनाएंगे बायोमास के, और बायोमास पैलेट्स को कहां पे यूज करेंगे, थर्मल पावर प्लांट्स में जो कि कोल के ऊपर चलते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, इतनी CO2 को निकलने से हम रोक सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी एंड सेविंग मेजर्स को प्रमोट किया जाएगा कि भाई LED बल्ब लगाइए, ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एनर्जी सेविंग डिवाइसेस लगाइए जो कि 5 स्टार रेटिंग के हों। कोल के क्षेत्र में क्या करने वाले हैं, हम कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स को प्रमोट करेंगे। उसके लिए 4 पायलट प्रोजेक्ट्स हम लगाने वाले हैं और कोल को केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे जो हमारी इंडस्ट्री के लिए जरूरत होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। उसके लिए सरकार क्या करेगी, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगी टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो ये सारी चीजें हम करेंगे टू प्रिवेंट क्लाइमेट चेंज। अब जो चौथी प्रायोरिटी है वो है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि जो पैसा लगने वाला है, ये जो हम सारे स्टेप्स ले रहे हैं इसके लिए पैसा कहां से आएगा, ये इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा। तो सबसे पहले जो एक ग्राफ दिखाया गया है, ये वाला ग्राफ, इसमें यह दिखाया गया है कि हम 2022-23 में अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप देखें तो उसको हम कम कर रहे हैं और जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये सरकार हमें बताना चाह रही थी। दूसरी बात क्या है कि हम क्या करेंगे, पब्लिक इन्वेस्टमेंट
को प्रमोट करेंगे, सरकार अपना कंट्रीब्यूट करेगी, सरकार खुद पैसा लगाएगी इनको फाइनेंस करने में, और साथ ही में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को क्राउड इन करेगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगी। डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा बाय आरबीआई, और जो रिसोर्सेज चाहिए हमें, जो फाइनेंस एक्चुअली में आएगा, तो जो भी हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो जैसे एनर्जी से रिलेटेड कि हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के को इंस्टॉल करना है, हमें मान लीजिए जो क्लाइमेट एक्शन की हम बात कर रहे हैं कि कोल गैसिफिकेशन प्लांट्स एस्टेब्लिश करने हैं, है ना, या हमें ई व्हीकल्स को प्रमोट करना है, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपके एनवायरनमेंट फ्रेंडली होते हैं, तो उन सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है उसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, ग्रीन बॉन्ड्स को इशू करेंगे। तो नॉर्मल बॉन्ड्स क्या होते हैं जो आप किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हो, ग्रीन बॉन्ड्स क्यों इशू किए जाते हैं, स्पेसिफिकली ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाए किसको, डेटा सेंटर्स को और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को, सो दैट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार स्टेटस मिल गया तो इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग मिल जाएगी, जो लोन जो है इनको आसानी से मिलेगा और कम रेट पे मिलेगा। तो हमारे जो डेटा सेंटर्स हैं और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगे। वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाएगा। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, जब कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा होता है तो वहां पर कुछ वेंचर कैपिटलिस्ट, वेंचर का मतलब क्या होता है कि वहां पर कुछ लोग आते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन, वो उसमें इन्वेस्ट करती हैं इन दी स्टार्टिंग फेज ऑफ द बिजनेस, उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल। और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट किया जाएगा। ब्लेंडेड फाइनेंस फॉर सनराइज सेक्टर, जो सनराइज सेक्टर हमने देखे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, उसमें क्या होगा कि हम ब्लेंडेड फाइनेंस को प्रमोट करेंगे। ब्लेंडेड फाइनेंस का मतलब क्या है कि जो डेवलपमेंट फाइनेंस है, मान लीजिए आपको किसी से ग्रांट मिला है, किसी कंट्री ने आपको एड दी है, उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को भी उसमें प्रमोट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा आपका ब्लेंडेड फाइनेंस। ब्लेंड होगी ना दो चीजों का, डेवलपमेंट फाइनेंस भी, ग्रांट्स एड्स जो आपको मिली है, और साथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी। तो इन सारी जगहों से जो है हम अपना इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, अपने फाइनेंसेस को पूरा करेंगे। साथ में यहां पर क्या होगा कि जब इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो खर्चा होगा वहां पर स्टेट्स को जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई है, उनको फोकस दिया गया है कि वो भी अपना खर्चा कर, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स, बहुत सारी ऐसे स्टेप्स हैं जहां पर स्टेट्स को साथ में लाए बिना नहीं चल सकता है। तो जो स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, उसके लिए अब ज्यादा पैसा दिया जाएगा। स्टेट्स को अलाउड होगा कि वो 4% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तक फिस्कल डेफिसिट को लेकर के जा सकते हैं। 2021-22 का अगर आप एस्टिमेट करें तो 3.7% जो है फिस्कल डेफिसिट स्टेट्स का रहने वाला था, कंबाइंड फिस्कल डेफिसिट, उसको बढ़ा करके सरकार ने एक अलाउंस दिया है कि आप 4% तक लेकर के जा सकते हैं, बशर्ते उसमें एक कंडीशन है कि आप जो पावर सेक्टर में रिफॉर्म्स लेकर के आएंगे। ये हो गया हमारा पूरा कहना चाहिए जो भी बजट का विजन था, वो क्या चीज करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, वो सब बताया गया। अब ये जो हम बताने जा रहे हैं एलोकेशन टू मेजर स्कीम्स, ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं बार बार कह चुका हूं कि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितना एलोकेशन हुआ है बजट से इस पर्टिकुलर स्कीम को। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन, उसको अराउंड 38,000 करोड़ रुपीस मिले हैं। जल जीवन मिशन, इसको कितने मिले हैं, 60,000 करोड़ मिले हैं। अगर आप देखिए नेशनल एजुकेशन मिशन को, तो यहां पर कितने मिले हैं, इनको भी अराउंड 40,000 करोड़ रुपया मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इनको कितना मिला है, 19,000 करोड़ रुपए मिले। पीएम किसान योजना, जो कि सरकार की एकदम फ्लैगशिप स्कीम है, इसको भी कितना मिला है, 60,000 करोड़। इनको देखिए सबका जो है जो आउटले है इन स्कीम्स का, उसको बढ़ाया गया है, उनको ज्यादा इस बार पैसा दिया जा रहा है। ये सरकार की इंपॉर्टेंट स्कीम्स है। वहीं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसको भी 5,000 से बढ़ा करके 6400 करोड़ रुपए दिए गए हैं, 6400 करोड़ रुपीस। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसमें भी आउटले को बढ़ाया गया और 7400 करोड़ से 10,000 करोड़ कर दिया गया है। तो ये सारी स्कीम्स इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ आपको यहां पर ये याद रखना है कि कितना एलोकेशन हुआ है, बल्कि इन स्कीम्स को आपको डिटेल में भी पढ़ना है।
अब ये मिनिस्ट्री वाइज एलोकेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक कर्सरी आप लुक इसको दे सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है वो डिफेंस को मिला है बजट, अराउंड 5 लाख करोड़ का है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का कितना बजट है ये आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह ये टॉप मिनिस्ट्रीज हैं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा बजट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अब बात आती है टैक्स प्रपोजल्स की। कॉमन मैन को तो यही वो रहता है कि यार टैक्स में क्या है, बजट में क्या है, वो तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है कि क्या हमारा कुछ घाटा हुआ है, क्या कुछ फायदा हुआ है, कोई चीज़ महंगी तो नहीं हो जाएगी, कोई चीज़ सस्ती तो नहीं होने वाली है, हमारे इनकम टैक्स पे क्या फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रपोजल्स हैं, एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि यहाँ जो हाईलाइट की गई हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि टैक्स पेयर्स को अब अलाउ कर दिया गया टू फाइल अपडेटेड रिटर्न विद इन 2 years ऑफ करेक्टिंग एरर्स। अगर आपको लगता है आपने कोई एरर कर दिया है तो आप 2 साल तक रिटर्न जो है वो फाइल कर सकते हैं, अपडेट उसको कर सकते हैं। टैक्स रिलीफ दिया जाएगा टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, रिड्यूसिंग द ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स रेट एंड सरचार्ज फॉर कॉर्पोरेट्स। ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स क्या होता है कि कोई कंपनी अगर उसकी जीरो टैक्स लायबिलिटी भी है तो भी उसको एक मिनिमम टैक्स सरकार को देना पड़ता है, उसको वो कहते हैं ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। जो उसका रेट है उसको रिड्यूस किया गया है, सर चार्जेस को भी रिड्यूस किया गया है फॉर कॉर्पोरेट टैक्स देने के लिए जो है। इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल एसेट्स टू बी टैक्स्ड एट 30%। आपके वर्चुअल एसेट जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज हैं, इससे आपको जो भी फायदा होगा उस पर 30% का आपको टैक्स भरना पड़ेगा। बेटर लिटिगेशन मैनेजमेंट टू अवॉइड रिपीटेटिव अपील्स। हमारे देश में जो करोड़ों केसेस पेंडिंग है उसमें बहुत बड़ी तादाद टैक्स लिटिगेशन की है। तो अगर सरकार जो है इस टैक्स लिटिगेशन को रिड्यूस कर देगी तो जुडिशरी पे जो बर्डन है वो बहुत हद तक कम हो सकता है। अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में चले तो यहां पर आप देख सकते हैं, ग्राफ इतने आपको क्लियर नहीं होगा बट जो नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप इसको देख सकते हैं कि जो हमारा जीएसटी कलेक्शन है, मंथ ऑन मंथ कलेक्शन है, वो काफ़ी अच्छा रहा है। और पिछले अगर आप सोचें कि 3-4 महीनों में हमने लगातार 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जीएसटी हमारे पास आया है। इसी तरह अगर आप बात करें कि जो कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन है इन SEZ उसको फुल्ली डिजिटाइज करने जा रही है, IT सिस्टम का यूज़ किया जाएगा कि वहाँ पर जो ह्यूमन इंटरवेंशन है वो रिड्यूस हो सके। जो कंसेशनल रेट्स दिए जाते हैं इन कैपिटल गुड्स एंड प्रोजेक्ट्स इंपोर्ट्स ग्रेजुअली एंड अप्लाई ए मॉडरेट टैरिफ ऑफ 7.5%। इसका मतलब क्या है कि अभी तक जो चीज़ें मान लीजिए आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करते थे तो उनका उस पर जो टैरिफ का मतलब जो टैक्स सरकार लेती थी वो ज़्यादा होता था। उसके बाद जो है सरकार जो है डिफरेंट कंसेशन देती थी कि अगर एग्रीकल्चर के लिए आ रहा है तो आपको 2% की छूट है, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो उसमें 3% की छूट है। तो सरकार अब ये चाहती है कि इस तरह के जो कंसेशंस हैं वो चले जाएं और एक जो टैरिफ रेट्स हैं, जो टैक्स रेट्स हैं वो रिड्यूस होकर के एक मॉडरेट लेवल पर आ पाएं। या जैसे कि 7.5% का ही टैक्स लगेगा तो सरकार को किसी तरह का कंसेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैपिटल गुड्स आसानी से इंपोर्ट भी हो पाएंगे। कैपिटल गुड्स अगर हम इंपोर्ट करते हैं तो दे विल हेल्प इन द फर्दर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। रैशनलाइजेशन ऑफ एग्जम्पशंस ऑन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स फॉर एग्री सेक्टर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। जो एग्जम्पशंस दिए जाते हैं, जो कंसेशंस दिए जाते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स पे, एग्रीकल्चरल टूल्स पे, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। देखा जाएगा कि यहाँ सही में ज़रूरत है कि नहीं है, कितना कंसेशन या कितना एग्जम्पशन हम दे रहे हैं, क्या हम कुछ और टैरिफ लें या टैरिफ रेट को रिड्यूस करें, उसको रैशनलाइज करने की कोशिश की जाएगी। रिडक्शन ऑफ ड्यूटी ऑन सर्टेन इनपुट्स रिक्वायर्ड फॉर श्रिम्प एक्वाकल्चर। हम श्रिम्प एक्वाकल्चर को प्रमोट करना चाह रहे हैं, इसलिए उनके इंपोर्ट्स के ऊपर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसको हम रिड्यूस करेंगे। तो ये सारे टैक्स प्रपोजल्स थे। जो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं ये सारे क्या थे, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड थे। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसका इंसिडेंस और बर्डन सेम पर्सन पर पड़ता है, जैसे कि इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, जिसके ऊपर लगा है उसी को भरना है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जिसका बर्डन दूसरे पे पड़े और उसको भरे कोई और, मतलब इंसिडेंस एंड बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्संस।
कि जैसे कि जीएसटी जो है वो प्रोडक्ट पर लगाया जाता है, उस कंपनी के ऊपर जो है इंसिडेंस होता है, बट भरता कौन है? एंड कंज्यूमर। इसलिए वो क्या है? जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और राइट साइड वाले क्या है? ये सब इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात हो रही है। तो हमने डिटेल में जो है वो बजट को अब देख लिया है, आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप उनको पढ़िए और उसको वीडियो को देखिए, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जिस पर आपको फोकस करना है, तो वो आपको हेल्प करेंगी प्रीलिम्स एग्जाम में भी और मेंस में भी। आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए, इसीलिए मैंने शुरू में थोड़ी सी उसकी एक आपको प्रीफेस दिया, एक आपको समझाने की कोशिश की कि बजट किस किस चीज़ के साथ डील करता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।